नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम्म। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं प्रमुख दिवसों और उनके तुलनात्मक विश्लेषण से। देखिए, 24 मार्च का दिन अपने आप में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है। सबसे पहले बात आती है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे 2026 की। 24 मार्च 1882 ही वो तारीख थी जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की आधिकारिक घोषणा की थी, जो कि चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बिल्कुल। और वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि भारत ने अपने टीबी उन्मूलन यानी एरेडिकेशन के लक्ष्य को, जो पहले 2025 निर्धारित था, अब बढ़ाकर 2030 कर दिया है। देखिए, ये लक्ष्य में किया गया बदलाव एक बहुत बड़ा नीतिगत अपडेट है। अगर हम वैज्ञानिक और चिकित्सा दृष्टिकोण से देखें तो क्षय रोग मुख्य रूप से श्वसन तंत्र और विशेषकर फेफड़ों पर सीधा प्रहार करता है। जी। इसके बचाव के लिए नवजात शिशुओं को जो वैक्सीन अनिवार्य रूप से दी जाती है वो है बीसीजी यानी बैसिलस कैल्मेट-गुएरिन। और भारत सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए निक्षय पोर्टल नामक एक बहुत ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अच्छा, ये मरीजों की रियल टाइम ट्रैकिंग करता है ना? बिल्कुल। और जहां तक 2025 के लक्ष्य को 2030 तक खिसकाने की बात है, तो इसके पीछे कोविड महामारी के दौरान ट्रैकिंग में आई बाधा का काफी बड़ा हाथ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान और करंट अफेयर्स का ये जो मिश्रण है, ये एग्जामिनर्स का इतना पसंदीदा क्षेत्र क्यों है? अक्सर देखा जाता है कि एक ही प्रश्न में इतिहास, जीव विज्ञान और करंट पॉलिसी तीनों पूछ लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक परीक्षाएं रटने की क्षमता नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक क्षमता जांचती हैं। सही बात है। मतलब जब परीक्षक डॉक्टर कोच की 1882 की खोज को 2030 के नए लक्ष्य के साथ जोड़कर कोई कथन आधारित प्रश्न बनाता है, तो वो एक साथ छात्र की ऐतिहासिक समझ और वर्तमान सरकारी नीतियों की जागरूकता दोनों का परीक्षण कर लेता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। अब 24 मार्च की ही एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का रुख करते हैं। इसी दिन सत्य के अधिकार दिवस यानी राइट टू द ट्रूथ डे भी मनाया जाता है। इसका इतिहास हमें 1980 के अल सल्वाडोर में ले जाता है, जहां आर्कबिशप ऑस्कर रोमेरो की उनके चर्च में ही हत्या कर दी गई थी। वे मानवाधिकार उल्लंघन के घोर विरोधी थे। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को न्याय दिलाना है जिनके साथ मानवाधिकारों का हनन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिवस का सीधा संबंध OHCR से है, यानी ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। जी, और जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जब भी वैश्विक मानवाधिकारों की बात होती है तो 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को समझना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। और यदि हम इन दोनों दिवसों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। एक ही तारीख है 24 मार्च, लेकिन दो एकदम अलग डोमेन से जुड़ी है। कैसे? एक और वर्ल्ड टीबी डे है जो पूर्णतः साइंस एंड हेल्थ का विषय है, जिसका आधार 1882 की एक वैज्ञानिक खोज है। और दूसरी ओर राइट टू द ट्रूथ डे है जो पॉलिटी एंड ह्यूमन राइट्स का विषय है, जिसकी नींव 1980 की एक राजनीतिक हत्या पर टिकी है। अरे वाह! और यहीं पर वो ट्रैप आता है जिसका शिकार अक्सर छात्र होते हैं। मतलब ये वैसा ही है जैसे कोई जादूगर आपका ध्यान भटका रहा हो। एग्जामिनर मैच द फॉलोइंग प्रारूप में एक ही तारीख यानी 24 मार्च का चारा डालता है और छात्र साइंस और पॉलिटी के बीच उलझ कर रह जाते हैं। बिल्कुल सही। अंतर को पकड़ना ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। खैर, मानवाधिकारों और बुनियादी अधिकारों की इस चर्चा से आगे बढ़ते हुए अब ये देखना प्रासंगिक होगा कि कैसे भारत की घरेलू नीतियां आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास कर रही हैं। जी। हमारे दूसरे सेगमेंट में राष्ट्रीय समाचारों की 5 महत्वपूर्ण कहानियां हैं। पहली कहानी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मोका और अलायंस एयर की एक नई योजना फेयर से फुर्सत। बड़ा दिलचस्प नाम है। हाँ, इसका मूल मंत्र है वन रूट वन फेयर। इसका मतलब यह है कि फ्लाइट टिकट की कीमत हमेशा एक समान रहेगी। इसे शुरुआत में 6 लॉन्च रूट्स पर उतारा गया है। देखिए, ये योजना एविएशन सेक्टर के सबसे विवादित पहलू यानी डायनामिक प्राइसिंग पर सीधा प्रहार है।
डायनामिक प्राइसिंग। जी, डायनामिक प्राइसिंग वो एल्गोरिदम आधारित प्रणाली है जहां मांग, समय और यहाँ तक कि उपयोगकर्ता की सर्च हिस्ट्री के आधार पर टिकट के दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं। ओहो। तो फेयर से फुर्सत इसी अनिश्चितता को खत्म करती है। और अगर स्टैटिक जीके के नजरिए से देखें तो यह योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली उड़ान योजना का ही विस्तार है। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के नेतृत्व में यह आम आदमी के लिए हवाई सफर को सुलभ बनाने का एक प्रयास है। हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के बाद अब बात करते हैं शिक्षा और पोषण को सुलभ बनाने की। हमारी दूसरी खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के बजट 2026-27 में सरकारी स्कूलों के लिए एक मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पीछे का तंत्र केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक तर्क है। अच्छा। जी, कुपोषण और संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच गहरा संबंध होता है। रात भर खाली पेट रहने के कारण बच्चों के मस्तिष्क में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है, जिससे वे सुबह पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। ये योजना 1995 में शुरू हुई मिड डे मील योजना, जिसे अब पीएम पोषण कहते हैं, उसी का एक अगला चरण है। यदि हम इसे संविधान से जोड़े तो ये आर्टिकल 21A के तहत मिले निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को वास्तविक धरातल पर उतारने का काम करती है। ये एक वाकई में एक समग्र दृष्टिकोण है। खैर, पोषण से अब स्वास्थ्य की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, द्वारे चिकित्सा। बांग्ला में द्वारे का अर्थ है दरवाजे पर, यानी ये एक डोर स्टेप हेल्थ केयर पहल है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर घर के पास ही चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जी, पूछिए। आज जब हम 2026 में बैठे हैं, इतने बड़े डिजिटल युग में हैं, तो क्या भौगोलिक पहुंच यानी जियोग्राफिकल एक्सेस आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? देखिए, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। वास्तविकता ये है कि आज भी ग्रामीण भारत में अंतिम मील तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। केवल बड़े अस्पताल बनाना पर्याप्त नहीं है, मरीजों का वहां तक पहुंच पाना भी जरूरी है। सही बात है। पश्चिम बंगाल की ये पहल उनकी प्रसिद्ध द्वारे सरकार योजना के सफल मॉडल पर आधारित है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने वाले PMABHIM और NHM जैसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भी यही भौगोलिक खाई पाटना है। बिल्कुल। भौगोलिक दूरियों को मिटाने का एक और बेहतरीन उदाहरण हमारी चौथी खबर है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला LPG ATM स्थापित किया गया है। ये मशीन 24/7 काम करती है और इसके जरिए उपभोक्ता किसी भी समय अपना LPG सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग का एक उत्कृष्ट तकनीकी उदाहरण है। ये ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन पारंपरिक गैस एजेंसियों की समय सीमा और वितरण की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त कर देती है। जी। परीक्षा के लिए ये एक सीधा फैक्ट है, लेकिन इसके साथ जुड़े स्टैटिक जीके को नहीं भूलना चाहिए। भारत में LPG वितरण मुख्य रूप से IOC, BPCL और HPCL जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ ईंधन पहुंचाने वाली PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संदर्भ भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही। तकनीक से वापस लौटते हैं जमीनी हकीकत पर। हमारी पांचवी राष्ट्रीय खबर कृषि क्षेत्र से है। मणिपुर के इम्फाल स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी CAU में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को कृषि नीतियों की चर्चा में शामिल करना है। देखिए, भारत की लगभग 60% आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। विडंबना यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के नीति निर्माण में युवाओं की हिस्सेदारी न के बराबर होती है। ये तो सोचने वाली बात है। जी, ये आयोजन उसी गैप को भरने का प्रयास है। इम्फाल का CAU पूर्वोत्तर में कृषि शिक्षा का एक बड़ा स्तंभ है। छात्रों को इस विषय के साथ भारत में कृषि अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था ICAR और कृषि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, श्रोताओं की सुविधा के लिए इन 5 नेशनल न्यूज पॉइंट्स का एक लाइन में त्वरित रिकैप कर लेते हैं। जी। पहला, फेयर से हुर्सत, मोका और अलायंस एयर की डायनामिक प्राइसिंग मुक्त उड़ान योजना। दूसरा, तेलंगाना मुफ्त नाश्ता, बजट 2026-27 में छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए घोषित।
तीसरा, द्वारे चिकित्सा, पश्चिम बंगाल की डोर स्टेप हेल्थ केयर पहल। बिल्कुल। चौथा, भारत का पहला एलपीजी एटीएम, जो गुरुग्राम में 24x7 सिलेंडर सुविधा के लिए स्थापित हुआ। और पांचवां, एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026, जो सीएयू इम्फाल में कृषि नीति निर्माण के लिए आयोजित हुआ। एकदम सही। राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर इन महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करने के बाद अब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ते हैं, जहां एक खिलाड़ी ने खेल जगत के सारे पैमाने छोटे कर दिए हैं। अरे वाह। हमारे तीसरे सेगमेंट में बात होगी फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी की, जिन्होंने अपने करियर में 900 गोल्स दागने का अविश्वसनीय माइलस्टोन हासिल कर लिया है। वे वर्तमान में इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं। देखिए, 900 गोल्स कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये दशकों की निरंतरता को दर्शाता है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स जीके के दृष्टिकोण से मेसी ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के केवल दूसरे फुटबॉलर बने हैं। मतलब पहले नंबर पे कौन है? उनसे आगे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मेसी का 8 बार बैलो डॉर जीतने का विश्व रिकॉर्ड और उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत वो स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में अक्सर खिलाड़ियों की रैंकिंग और उनके वर्तमान क्लब के साथ मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। खेल के मैदान की इस असाधारण उत्कृष्टता से अब हम कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर रुख करते हैं। हमारा चौथा सेगमेंट पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़ा है। 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत ने पूर्व भारतीय राजदूत जावेद अशरफ को कमांडर डेला लेजियन डॉनर से सम्मानित किया है। यहाँ परीक्षार्थियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा ट्रैप हाईएस्ट या सर्वोच्च रैंक वाला होता है। अक्सर छात्र लेजेंड डी ऑनर नाम देखते ही मान लेते हैं कि ये सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है? जी नहीं। ध्यान दें, इस सम्मान की 5 श्रेणियां होती हैं और कमांडर इसमें तीसरा रैंक है। जावेद अशरफ ये रैंक पाने वाले पहले भारतीय राजनयिक हैं, लेकिन समग्र रूप से वे इसे पाने वाले 8वें भारतीय हैं। ऐतिहासिक रूप से इस सम्मान की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा की गई थी। देखिए, यही वो जगह है जहां जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। परीक्षा के विकल्पों में पहले भारतीय और पहले भारतीय राजनयिक दोनों मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल। एक शब्द का अंतर आपका उत्तर गलत करवा सकता है। जावेद अशरफ पहले राजनयिक हैं, ना कि पहले भारतीय। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के इस सूक्ष्म विश्लेषण के बाद आइए वापस देश के भीतर संस्थागत निर्माण की बात करते हैं। हमारा 5वां सेगमेंट नियुक्तियों पर है। डॉक्टर संजय तिवारी को नेशनल डेंटल कमीशन यानी एनडीसी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत में मेडिकल गवर्नेंस सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एनडीसी एक्ट 2023 ने दशकों पुरानी संस्था डीसीआई यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। ये बदलाव क्यों जरूरी था? क्योंकि पुरानी व्यवस्था में पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और डेंटल कॉलेजों की मान्यता में पारदर्शिता एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ये सुधार ठीक वैसा ही है जैसे 2020 में एनएमसी ने एमसीआई की जगह ली थी। क्योंकि डॉक्टर तिवारी इस नए पारदर्शी निकाय के प्रथम अध्यक्ष हैं, इसलिए परीक्षा के लिए ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। संस्थागत बदलावों की इस कड़ी से आगे बढ़ते हुए अब हम वैचारिक बदलावों की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारा छठा सेगमेंट पुस्तकें एवं लेखक पर केंद्रित है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि कैसे करुणा और एम्पैथी समाज में गहरे और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। ये नई कृति परीक्षा की दृष्टि से एक संभावित प्रश्न होती है। कैलाश सत्यार्थी का बैकग्राउंड अपने आप में स्टैटिक जीके का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। उन्हें 2014 में पुरस्कार मिला था। जी, 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से बाल श्रम के खिलाफ किए गए उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के विदिशा से आने वाले सत्यार्थी की ये पुस्तक केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि समाज सुधार का एक घोषणा पत्र है। अंत में हम अपने 7वें सेगमेंट में आ गए हैं, जहां हम आज की तारीख 24 मार्च के ऐतिहासिक महत्व को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। 24 मार्च 1946 ये वो दिन था जब कैबिनेट मिशन ने भारत की धरती पर कदम रखा था। बिल्कुल। इस मिशन में ब्रिटिश सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। से निर्णायक मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना और भविष्य के संविधान के निर्माण के लिए
संविधान सभा का एक व्यावहारिक फ्रेमवर्क तैयार करना था। जी, इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि 1942 का क्रिप्स मिशन भारत के राजनीतिक दलों को संतुष्ट करने में पूरी तरह विफल रहा था। उसी विफलता की राख से 1946 के इस मिशन ने स्वतंत्र भारत के भविष्य की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा। और 24 मार्च की एक और युगांतरकारी घटना है। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ये सत्ता परिवर्तन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये भारत में चुनावी लोकतंत्र के लचीलेपन और मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण था। 1975 से 1977 तक चले आपातकाल के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का यह हस्तांतरण दुनिया के लिए एक मिसाल था। मोरारजी देसाई के नाम एक और अनूठा स्टैटिक फैक्ट दर्ज है। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों प्रदान किए गए हैं। इसी नए दृष्टिकोण और ऊर्जा के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।